Hello students, today we are going to start with the poem Say Not the Struggle Not Availeth. The poem is written by A. H. Clow. The full name of this Victorian poet is Arthur Hugh Clow. First of all, let's understand the title of the poem. टाइटल देखो क्या है, से नॉट मतलब डू नॉट से, ऐसा मत कहो। द स्ट्रगल, स्ट्रगल मतलब हार्डवर्क, मेहनत। नॉट, नॉट मतलब ज़ीरो। अवेलथ, अवेलथ मीन्स ऑफ यूज़। क्या क्या है पोएम का टाइटल कि ऐसा कभी मत कहो कि हमारा जो संघर्ष है, हमारी मेहनत है, उसका कोई यूज़ नहीं है। पोएम का सिंपली मीनिंग ये है कि अगर हम कोई हार्डवर्क करते हैं, अगर हम मेहनत करते हैं, तो उसका रिजल्ट हमें सूनर और लेटर, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलता है। तो हमें कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारी मेहनत के बावजूद हमें रिजल्ट नहीं मिल रहे, रिजल्ट हमें ज़रूर मिलेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी मोटिवेटिंग पोएम। मोटिवेशन है इसमें एंड इट ऑल्सो इंस्पायर्स अस। हमें एक प्रेरणा भी देती है कि चाहे अभी के टाइम पे हमें फेलियर नज़र आ रहे हैं, लेकिन उन फेलियर से हमें घबराना नहीं चाहिए। हमें कंसिस्टेंट रहना चाहिए अपनी मेहनत में, हमें लगातार अपनी मेहनत करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करेंगे तो हमें अच्छा फल उसका ज़रूर मिलेगा, हमें उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। सो लेट्स रीड द फर्स्ट स्टैंजा ऑफ द पोएम। से नॉट द स्ट्रगल नॉट अवेलथ। तो ऐसा कभी मत सोचो कि तुम्हारी मेहनत कभी बेकार जाएगी। द लेबर एंड द वूंड्स आर वेन। लेबर मतलब मेहनत, वूंड्स मतलब जख्म। कि अगर तुम्हें कोई जख्म लगते हैं मेहनत करते हुए, काम करते हुए, तो वो कभी भी वेन नहीं है। वेन मतलब व्यर्थ, यूजलेस। वो कभी भी व्यर्थ नहीं जाएंगे। The enemy faints not nor faileth, and as things have been they remain. कभी भी ये मत सोचो कि मेरा जो दुश्मन है, एनिमी है, फेंट्स नॉट, ये बेहोश नहीं हो रहा। फेंट होना, कमज़ोर होना, बेहोश होना, नॉर फेलत, ना ये हार मान रहा है। और हालात हमेशा ऐसे ही रहेंगे। एंड एज थिंग्स हैव बीन दे रिमेन। और कभी ये मत सोचो कि हालात बदलने वाले नहीं हैं, कि सिचुएशन हमेशा ऐसी ही रहेगी। पोइट कहता है हमने कभी भी अपने मन में ऐसे फीलिंग्स को नहीं लाना कि हमारा जो स्ट्रगल है वो बेकार जाएगा। सूनर और लेटर हमें इसका रिजल्ट ज़रूर मिलता है। नेक्स्ट स्टैंजा। इफ होप्स वर ड्यूप्स, फियर्स मे बी लायर्स। ड्यूप मतलब फॉल्स। पोइट कहता है कि अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारी जो होप्स थी, तुम्हारी जो आशाएं थी, दे हैव प्रूवन टू बी ड्यूप्स। ड्यूप वो फॉल्स प्रूव हुई हैं, मतलब तुम्हारी आशाएं पूरी नहीं हुई हैं। तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरी जो आशा है वो झूठी थी, मैंने कभी सोचा था कि ये काम ऐसा हो जाएगा, वो वैसा नहीं हुआ, तो मेरी आशाएं झूठी हैं। अगर तुम्हारी आशा, अगर तुम्हारी होप्स कभी ड्यूप, कभी झूठी लगी भी है तुम्हें, फियर्स में बी लायर्स, तो ऐसे भी तो हो सकता है कि तुम्हारे मन में जो फियर है, जो तुम्हारे मन के अंदर डर है, डर क्या है, फेलियर का, कि मैं मेहनत तो कर रहा हूँ लेकिन मुझे रिजल्ट नहीं मिलेगा, वो मेरा डर है। तो तुम्हारे डर भी लायर हो सकते हैं। लायर मतलब झूठ हो सकते हैं। अगर तुम्हारी होप्स गलत साबित हुई हैं, तो तुम्हारे डर भी झूठे हो सकते हैं। तो कभी डर को अपने मन में हावी मत होने दो। इट मे बी इन यॉन स्मोक कंसील्ड। यॉन मतलब फार अवे, दूर कहीं। स्मोक, स्मोक मतलब धुआं। कंसील्ड, कंसील मतलब हिडन। पोइट कहता है हो सकता है कि तुम्हें दूर का कोई सीन नजर नहीं आ रहा, वो जो दृश्य है, वो जो सीन है, वो धुएं के कारण तुम्हारी आंखों के सामने नहीं आ रहा। योर कॉमरेड्स चेज इवन नाउ द फ्लायर्स। तो इन लाइन्स में पोएट हैज टेकन एग्जाम्पल फ्रॉम ए बैटल फील्ड। उसने एक बैटल फील्ड से, एक युद्ध के मैदान से एक सिचुएशन ली है और उससे वो अपने वही आइडिया को दोबारा प्रेजेंट कर रहा है कि तुम्हारी जो स्ट्रगल है वो कभी यूजलेस नहीं होता। एंड बट फॉर यू पोजेस द फील्ड। क्या वो एग्जाम्पल दे रहा है कि सपोज बैटल चल रहा है, तुम युद्ध में हिस्सा ले रहे हो, तुम एक एनिमी सोल्जर के साथ लड़ रहे हो, तुम लड़ी जा रहे हो, लड़ी जा रहे हो, लेकिन तुम्हें ये लग रहा है कि मेरा जो ये अपोनेंट है, मेरा जो विरोधी सोल्जर है, ना तो ये हार मान रहा है, ना ये फेल हो रहा है, ना ये फेंट कर रहा है। पिछले स्टैंजा में लाइन आई थी ना, द एनिमी फेंट्स नॉट नॉर फेलथ। तुम्हें लड़ते लड़ते ये लगता है कि मेरा दुश्मन तो हार ही नहीं रहा,
अब अगर दुश्मन नहीं हार रहा तो मन में डर क्या आया कि मैं ही ना हार जाऊं, है ना। पर पोइट कहता है कि हो सकता है दूर कहीं धुआं है, धुएं के कारण तुम्हें दूर का सीन दिखाई नहीं दे रहा। इन योन स्मोक कंसील योर कॉमरेड्स, कॉमरेड मतलब फेलो सोल्जर्स, तुम्हारे जो साथी सिपाही हैं। चेज इवन नाउ द फ्लायर्स, अब वो फ्लायर का पीछा कर रहे हैं। फ्लायर मतलब द आर्मी दैट हैज रिट्रीटेड, वो आर्मी जो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग गई है। क्या वो कहना चाह रहा है कि अभी तुम्हें लग रहा है कि मेरा जो अपोनेंट है, एनिमी है, वो नहीं हार रहा, लेकिन हो सकता है कि इस मैदान के किसी दूसरी कोने में तुम्हारे साथी युद्ध जीत रहे हो और उन्होंने दुश्मनों को भगा दिया हो, एंड नाउ दे आर चेजिंग द फ्लायर्स। अब वो सेना जो युद्ध का मैदान छोड़ के भाग रही है, तुम्हारे साथी उनका पीछा कर रहे हैं, उनको खदेड़ रहे हैं युद्ध के मैदान से। एंड बट फॉर यू पोजेस द फील्ड, और इस मोमेंट पे तुम्हारे साथियों को क्या चाहिए? तुम्हारी सपोर्ट, तुम्हारी सपोर्ट, कि तुम लड़ना मत छोड़ो। अगर तुम लड़ना कंटिन्यू रखोगे तो दे मे पोजेस द फील्ड, तो वो ये युद्ध जीत जाएंगे, क्योंकि वहां पे वो जीत रहे हैं। लेकिन अगर हमें पता ना, आर्मी में अगर एक जो र्यूमर भी फैल जाती है कि वो आर्मी जीत रही है या दूसरी हार रही है, तो इसका भी बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं उनका जो मोटिवेशनल लेवल होता है, दैट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन हाउ दे आर गेटिंग द थिंग्स। तो अगर हारने वाली सेना को ये पता चल गया कि कहीं दूर हमारा साथी जीत रहा है, क्योंकि तुम यहाँ पे हार मान रहे हो, तो वहां पे वो भी स्ट्रांग हो जाएंगे और जोर से लड़ने लगेंगे। तो जो युद्ध तुम अभी तुम्हारे साथी जीत रहे हैं वो हार सकते हैं, इसलिए उन्हें इस वक्त क्या चाहिए? तुम्हारी कॉन्टिन्यूस सपोर्ट। तो तुम लड़ना मत छोड़ो, अगर तुम लड़ना जारी रखोगे तो तुम लड़ाई जीत जाओगे, तुम्हारे साथी लड़ाई जीत जाएंगे। Next stanza. For while the tired waves, vainly breaking, seem here no painful inch to gain, far back through creeks and inlets making, comes silent flooding in the main. तो यहाँ पे पोएट ने एक एग्जाम्पल ली है, डेट इज फ्रॉम द सी वेव्स। वेव मतलब लहरें। कहता है अगर हम समंदर की लहरों को देखें तो हमें क्या लगता है? लहर आगे आई, फिर पीछे चली गई, फिर आगे आई, फिर पीछे चली गई। तो हमें लग रहा है कि जो लहर है, इसकी सारी एफर्ट, ये जो सारी कोशिश कर रही है, इट इज यूजलेस। ये बार बार आगे आ रही है लेकिन अल्टीमेटली तो पीछे जा रही है, तो इसको जमीन तो मिल नहीं पा रही। तो हमें एक देखने वाले को, ऑन लुकर को क्या लगता है? द वेव्स आर टायर्ड, फॉर व्हाइल द टायर्ड वेव्स, ये जो लहरें हैं ये बेकार में थक रही हैं। वेनली ब्रेकिंग, यूजलेसली मतलब बिना कोई फायदे के। सीम हियर नो पेनफुल इंच टू गेन, ये इतनी पेन तो उठा रही हैं, इतनी कोशिश तो कर रही हैं, इतना कष्ट भी उठा रही हैं, बट दे आर नॉट इवन एबल टू गेट इवन एन इंच ऑफ लैंड। लेकिन वो धरती का जो वहाँ पे सी शोर है, उसका एक इंच भी ऑक्यूपाई नहीं कर पा रही, ये पॉइंट पे आके फिर वापस चली जाती है। तो इनको जमीन तो मिलती नहीं है। हमें ये लगता है कि इनका एफर्ट यूजलेस है, बट फार बैक, कहता कहीं दूर जो हमें नजर नहीं आ रहा, थ्रू क्रीक्स एंड इनलेट्स मेकिंग। क्रीक्स क्या होते हैं? क्रीक्स होते हैं होल्स इन द रॉक, चट्टाने होती है ना, चट्टानों में दरारें। कहते हैं उन दरारों में से दे आर मेकिंग इनलेट्स। इनलेट्स मतलब एडवांसेस। ये जो लहरों का पानी है जब उन दरारों में, चट्टानों की दरारों में जाता है तो ये एडवांस करता है, तो ये आगे बढ़ता है। कम्स साइलेंट फ्लडिंग इन द मेन, फ्लडिंग मतलब बाढ़ आना। और फिर इन्हीं लहरों के पानी से मेन लैंड, जो मेन भूमि है, वहां पे फ्लड भी आ जाता है। सो दिस इज ए पावर ऑफ द वाटर ऑफ दीज वेव्स, जो हमें देखने में लगता है कि बेकार की एफर्ट कर रही हैं, लेकिन उनमें इतनी क्षमता है कि वो मेन लैंड पे फ्लड भी ला सकती हैं। सो देयर एफर्ट इज ऑल्सो नॉट यूजलेस। नेक्स्ट stanza. And not by eastern windows only, when daylight comes in the light. In front, the sun climbs slow, how slowly, but westward, look, the land is bright. Here, what the poet is saying, he has taken example of sunrise. सुबह जब सूरज निकलता है तो उसकी एग्जाम्पल ली है। कहते हैं जब सूरज निकलता है तो ऐसा नहीं है कि अगर तुम्हारे घर की विंडो ईस्ट की तरफ है तभी तुम्हें सनलाइट मिलेगी।
ऐसे नहीं ना होता, चाहे ईस्ट की साइड पे हमारी विंडो ना भी हो लेकिन सनलाइट तो सबको ही मिलती है। क्या वो कह रहा है, एंड नॉट बाय ईस्टर्न विंडोज ओनली व्हेन डे लाइट कम्स इन द लाइट। कहता है जो सनलाइट है सिर्फ ईस्ट की विंडो के कारण ही नहीं आती, इन फ्रंट द सन क्लाइम्स लो। और हमें सामने से देखने को क्या लगता है कि जो सूरज है बड़ी धीरे धीरे ऊपर चढ़ रहा है, बहुत स्लोली क्लाइम कर रहा है, हाउ स्लोली, बट वेस्टवर्ड। लेकिन उस सन की एफर्ट भी यूजलेस नहीं है, क्योंकि जब हम वेस्ट देखते हैं, जब हम वेस्टर्न डायरेक्शन में देखते हैं, द लैंड इज ब्राइट, तो पूरी धरती जो है वो रोशन हो चुकी होती है बिकॉज ऑफ द एफर्ट्स ऑफ दैट sun. So this is a poem where the poet has taken different examples to tell us कि हम अगर कोशिश करें तो उसका फल हमें ज़रूर मिलता है. So he has taken the example from battlefield, from sea waves and from sunrise. So that is all in this poem. Thank you.